जय श्री राम। विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, योगेश अनंत काले का सबको सादर प्रणाम। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। कल हमने मल्हारबाग के सूरज के बारे में बात की। अब 1766 आते आते उनका सूरज क्षितिज के पार चला गया। अंग्रेजों का पूर्वोत्तर भारत में आगे बढ़ना मित्रों, ये भविष्य में आने वाले विपदा की आहट मात्र थी। ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष के हिंदू राजे थे, राणा थे, ये शायद 65-66 में सोए हुए पड़े थे। 1766 आते आते अंग्रेज भारत का एक वास्तव बन चुके थे। एक मित्रों, महापुरुष की पैनी नजर इन सारी घटनाओं पे जरूर थी। उसकी कुछ अपनी योजनाएं हुई होंगी, लेकिन परिस्थिति उनके लिए प्रतिकूल बनी हुई थी। मैं नाम ले रहा हूं महादजी शिंदे का। पानीपत में जख्मी हालत में महादजी से गद्दी छीनकर राघोबा दादा ने वो गद्दी मानाजी शिंदे को दे दी। अब बिना अधिकार महादजी कुछ कर भी नहीं सकते थे। जून 1765 का महादजी शिंदे तब जून में कोटा के पास थे। कोटा से ही उन्होंने पत्र लिखा है, यहाँ का मसला निपटा के होलकरों की मदद के लिए जाने का मेरा इरादा है। सुना है कि कालपी में मल्हारबा और फिरंगी की लड़ाई हुई है। ये उस पत्र में लिखते हैं महादजी जब वो कोटा के पास थे। आगे 10 अगस्त 1765 में उनका ही दूसरा एक पत्र है। पत्र में महादजी कहते हैं, होलकर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। अभी होलकर दतिया में है। अभी तो बस उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलने में उत्सुक हूं। जनमानस में फिरंगी के कुतर्क बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं, लेकिन सूबेदार और गंगाधर पंत तात्या प्रताप मूर्ति है, यश को लेकर हमारे मन में कोई चिंता नहीं है। मित्रों, ये जो उत्तर का ये मल्हारराव होलकर का जो भी हुआ ना, ये सब माधवराव को जब वो कर्नाटका से पुणे लौटा, उसके बाद माधवराव को अवगत कराया गया। उसको सारी बातें डिटेल में पहले नहीं पता थी। उसने सब बात सुनी, तुरंत राघोबा दादा को उत्तर भेजने के लिए वो तैयार हो गया। अब दादा को भी बिना विलंब जाना चाहिए था, लेकिन वो था राघोबा दादा। तो राघोबा दादा ने 1.5-2 महीने इसमें सुस्ती दिखाई। वो जल्दबाजी में उत्तर की ओर नहीं गया। दादा को वैसे बिना विलंब वहां पे जाना चाहिए था। चलो, उधर पूर्व में कलकत्ता में आप देखोगे तो कोलकाता में क्लाइव की जगह वेंसीटार्ट आया था। ये मैंने आपको बताया है। नवंबर 1764 में वेंसीटार्ट को निवृत्त किया गया और उसकी जगह मेजर स्पेंसर आ गया। अब ये स्पेंसर, फ्लेचर और कार्नेक, ये मित्रों 3 लोग थे जो भारत के अंग्रेजों के सबसे ज्यादा प्रभावशाली अधिकारी भारत में बन चुके थे। क्योंकि भारत की सारी राजनीति, रणनीति कंपनी के काउंसिल के बजाय ये तीनों ही हैंडल कर रहे थे। अब इन तीनों के सामने 2 रास्ते थे। एक, बादशाह को दिल्ली में गद्दी पे बिठा देना और स्वयं प्रयागराज में रहना, ये एक। दूसरा,
ये राज्य स्थापना करके देश को पूरा अंकित बना देना, या ये सब राजनीति वगैरह छोड़ के बस अपने व्यापार पे ध्यान देना। ये दो विकल्प उनके तीनों के पास थे। पटना में इस पर घंटों चर्चा अंग्रेजों में हुई। कार्नाक का एक नजीब को लिखा पत्र है। कार्नाक नजीब को लिखता है, हम यहाँ मात्र व्यापार करने के लिए आए थे। मीर कासिम और अवध नवाब बिना वजह हमसे रुष्ट हो गए। उन्होंने हमला किया तो प्रतिरोध तो हमें करना था, तो हमने भी प्रतिकार किया। अभी हम बादशाह के हुक्म के बाशिंदे हैं। बादशाह के विरुद्ध सभी शक्तियों के विरोध में खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ये कार्नाक नजीब को लिख रहा है और ये पत्र है 30 मार्च 1765 का। वैसे मित्रों 64-65 की ये जो सारी घटनाएं थी ना भारत की, ये अब इंग्लैंड तक पहुंच गई थी, क्योंकि बक्सर हो गया था, कालपी हो गई थी। कालपी से पहले 150 अंग्रेज सोजिर की ये जो पटना की हत्या है ना, ये सोजिरों के पटना के हत्या से काउंसिल में लंदन में विशेष चिंता जताई गई। अब इंग्लैंड में ये सब अस्थिर परिस्थिति का तारणहार सबकी नजर में एक बन चुका था, और वो था रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि कंपनी के पास रॉबर्ट क्लाइव के अलावा कोई दूसरा सुयोग्य व्यक्ति ही नहीं था। बंगाल की अव्यवस्था, लश्करी खर्चे में बेशुमार बढ़त और व्यापार में नफे की लगातार हो रही कमतरता, काउंसिल तो पूरी घबरा गई। काउंसिल ने घबरा के तुरंत रॉबर्ट को फिर एक बार हिंदुस्तान भेजने का निर्णय ले लिया। वैसे रॉबर्ट क्लाइव भी यही चाहता था। दरअसल कंपनी के जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे ना, उनसे क्लाइव बड़ा नाराज था। कंपनी के इस निर्णय से मित्रों भारत में जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी 3 थे, जैसे मैंने कहा, स्लीमर और कार्नाक, ये दोनों नाराज हो गए थे, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव की हठधर्मी, उसके घमंड से ये तीनों अच्छे खासे भारत में परिचित थे। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध एक बार अंग्रेजों ने विद्रोह भी किया है, और वो भारत में किया है मित्रों। 4 जून 1764 को क्लाइव लंदन से बोट में निकला। 3 मई 1765 को कोलकाता के वो बंदर में पहुंचा। आगे 1.5 साल कंपनी के पूरे कारोबार को पटरी पे लाके क्लाइव फिर से 29 जनवरी 1767 को लंदन लौटा है। क्लाइव ने अपने अधिकारियों में आते ही बदलाव करना शुरू कर दिया। सारे युवा अधिकारी उसने नए जगह पे बिठा दिए। वो अधिकारी उसने चुने जो अगले 20-25 साल तक तय किए हुए लक्ष्य के साथ जुड़ सकेंगे। क्लाइव बड़ा चाणाक्ष और दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति था, और इन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारियों को क्लाइव ने निकाला। लेकिन मित्रों मजाक देखो, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन उसी भ्रष्टाचारी ने अन्य भ्रष्टाचारी अधिकारियों को निकाल के बाहर फेंक दिया। मराठा, रोहिले, जाट और सिख, ये सारे अंतिमतः अंग्रेजों के विरोधक है। ये बात को उसने अपने पहले कार्यकाल में ही इस बात को समझ लिया था। दूसरा कार्यकाल में
उसका ज्यादा ध्यान इन विरोधकों के एकजुट ना होने पर था। सही बात है। हर प्रकार से उनकी एकजुटता के विरुद्ध वो अवरोध निर्माण करता रहा। अब शायद उसका दूसरे टर्म में उस क्लाइव का लक्ष्य यही होता। काम तो कठिन था, सही है, क्योंकि उम्मीयत में जो एकता उसको दिखी ना, उसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन जा रहा था। मराठा, जाट और सिख, इनकी मानसिकता तो उसने पहले ही पहचान ली थी, लेकिन मोमिन की फितरत उसको पहले से पता थी, क्योंकि पूर्व में भी मोमिन यूरोप में इटली, स्पेन और पुर्तगाल पे हमला कर चुके थे। तो मोमिन की मानसिकता से वो अनजान नहीं था। बड़े सलीके से, आराम से, धैर्य दिखा के उसने आर्थिक खच्चीकरण करने पे जोर देना शुरू कर दिया। 25 जून 1765 को वो कलकत्ता से जलमार्ग से बनारस पहुंचा। वहां शुजा था और बादशाह भी था। इन दोनों से बड़े गर्म जोशी में रॉबर्ट क्लाइव मिला। ये ठरकी हमारा निकम्मा नालायक मुगल मोमिन जो था, उसने फिर एक बार बनारस में रॉबर्ट क्लाइव के सामने दिल्ली जाने की रट लगाई। लेकिन यहाँ पे हमारा ठरकी मोमिन चौंक गया, क्योंकि जैसे इसने दिल्ली जाने की रट लगाई, तत्काल हमारे शातिर क्लाइव ने उसे लिखित वचन दे डाला। उसके साथ ही बादशाह के निर्वाह निधि के तौर पे कुरा, जहानाबाद और प्रयागराज, ये दोनों फिर से शुजा को अंग्रेज ने जोड़ दिए। ये मित्रों एक अप्रतिम साहसी चाल क्लाइव की सिद्ध हो गई। क्लाइव यहां तक नहीं रुका, आगे अयोध्या भी उसने शुजा से जोड़ के एक वचन इन दोनों से लिया कि ये दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध भविष्य में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। इसकी भी तजवीज क्लाइव ने कर डाली। मोमिन थे, जर जोरू जमीन वाले थे। हाँ, जमीन मिल गई, जर मिल गई, जोरू तो खैर कहीं भी जाके वो उठा सकते थे। तो जाहिल मोमिन ने बिना सोचे समझे रॉबर्ट क्लाइव को तुरंत हाँ कर दी। ठरकी ने बंगाल और बिहार के चौथाई वसूली का हक, जो अंग्रेजों के पास तो पहले से था, लेकिन नए सिरे से करार करके बनवा दिया। उसके बदले फिर क्लाइव ने सालाना 26 लाख रुपए की तनख्वाह ठरकी बादशाह को तय कर दी। क्लाइव की चाल देखो मित्रों। 1765 में मुगल बादशाह अंग्रेजों का पगारी नौकर बन चुका। ये चाल थी, उसमें क्लाइव कामयाब हो गया। वजीर शुजा से उसने पहले 2 अगस्त 1765 को करार किया। तुरंत 10 दिन बाद 12 अगस्त को अपने ठरकी बादशाह से क्लाइव ने लेखी करार कर डाला। प्रयागराज में की गई वो जो पुरानी संधि थी ना अंग्रेज और बादशाह की, उसमें बहुत सारे बदलाव करके उसी संधि को नए रूप में ढा दिया गया। मित्रों, इसे कहते हैं चाणाक्ष और दूरदृष्टि रखने वाला शुद्ध राष्ट्र प्रेमी नायक। वंदे मातरम।